हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में, जिसमें से हम जो हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर कर चुके हैं। और हम जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो कुछ भी एक्सेप्शंस थे मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को ही लेकर, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, ताकि हम जो भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें आगे समझेंगे, वो आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो सीक्वेंस में ज़्यादा समझ में आती हैं। हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। ओके, सो हमारा जो करंट का टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, सो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए मानते हैं किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो हमारे जो पिछले लेक्चर हुए हैं, यानी कि हमारा लास्ट लेक्चर और उससे लास्ट वाला लेक्चर, तो इन दोनों लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं मेटल की रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। ओके, सो हम जो है फर्स्ट हमारा कवर कर चुके हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पर भी आपको एयर दिया गया हो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि आपको रिएक्शन एयर से नहीं ऑक्सीजन से करानी है, वहाँ पर आपको इनडायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। एंड सेकंड हम बात कर चुके हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हम वाटर के साथ भी जो है रिएक्शन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम रिएक्शन कराने वाले हैं मेटल की एसिड्स के साथ। सो आज का टॉपिक रहने वाला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, यानी कि मेटल जो है वो डिफरेंट एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, हमें क्या प्रोडक्ट देता है, उनके क्या नेचर होते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमें किस स्टेट में मिलते हैं, किस व्यवस्था के साथ मिलते हैं। ओके, सो हर मेटल की क्या रिएक्टिविटी रहती है एसिड्स के साथ, हम आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। अब देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। सबसे पहले जो है हम इस रिएक्शन का फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट का मतलब है कि हम कॉमनली किसी एक मेटल को स्पेसिफिकली ना लेकर के हम सभी मेटल्स को ही रिएक्शन के तौर पर हम एसिड के साथ रिएक्ट करा के हम यहाँ पर लिखते हैं, जानते हैं कि हमें क्या मिलता है यूजुअली सभी मेटल्स के साथ। ओके, सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन में, तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को मैं यहाँ पर H2 गैस लिख रही हूँ। ओके, सो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो हमें सॉल्ट एंड H2 गैस मिल रहा है। तो अब हम इसका फॉर्मेट भी लिख लेते हैं। फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्मेट हम उसको लिखते हैं जो एक ओवरऑल रिजल्ट टाइप का आता है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए। ओके, सो इसका क्या रहेगा फॉर्मेट हमारा, मेटल प्लस हम यहाँ पर डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इनफैक्ट अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो वो हमारे मेटल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे ही गला देता है, जला देता है। तो हमें मेटल के साथ रिएक्शन कराने के लिए डाइल्यूट एसिड लेना चाहिए, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो जब हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो हमें यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है
एंड हाइड्रोजन गैस मिल रही है ना। अब देखिए सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मेटल्स आते हैं वो आते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं आपके, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो स्टीम तो दूर की बात है, वो ठंडे पानी के साथ भी इतना वायलेंटली एक्ट करते हैं, इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि वो जो हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है उसमें भी आग लगा देते हैं। बोलते हैं गैस को मैं बाहर निकलने ही नहीं दूंगा, यहीं जला दूंगा। मतलब इतना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इनका यही हाल होता है, ये एसिड के साथ भी काफ़ी वायलेंटली ही रिएक्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है दैट इज सोडियम, जिसका सिंबल Na होता है, एंड पोटेशियम जिसका सिंबल K होता है। ओके, रिएक्ट वेरी वायलेंटली। सो ये जो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो आपके वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ पर लिखा है कि डाइल्यूट एसिड के साथ हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब डाइल्यूट एसिड अगर हमने यहाँ पर HCl लिया है तब तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये आता है कि अगर हमने HNO3 यानी कि अगर हमने नाइट्रिक एसिड को हमने यहाँ पर एसिड की जगह पर लिया है, यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। हमें जो है हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है किसके साथ? डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। ये एक्सेप्शन है इस फॉर्मेट के लिए। क्या है? दैट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड with नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ये सारे जो फार्मूले होते हैं, जो कंपाउंड्स के नेम होते हैं एंड जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, आई विल इंसिस्ट कि आप लोग जो हैं इनको याद कर लें ताकि जो है आगे के लिए आसानी होगी, क्योंकि हर जगह पे जो है इनके फुल नेम्स नहीं यूज़ होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर किसी क्वेश्चन में लिखा जाएगा तो वो ऐसे H2 गैस करके बोल देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है H2 गैस की बात हो रही है। अब हर जगह सिंबल में जो है आपका फर्स्ट लेटर ही नहीं यूज़ हो जाता। जैसे सोडियम में कहीं पर Na है भी नहीं, फिर भी यहाँ पर जो है हमने Na लिया है, इसका सिंबल Na होता है इसका सिंबल। ऐसे ही पोटेशियम में कहीं पर भी K नहीं है, बट यहाँ पर सिंबल जो है वो K है। तो इन चीज़ों को याद कर लेना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक एंड कॉमन हैं। सो कहाँ पर थे हम कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, इसका रीज़न देखते हैं। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका जो ये नाइट्रिक एसिड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एंड खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रीज़न इसलिए है। अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो है, इसका हम क्या करें, बट इसका हाइड्रोजन से क्या लेना देना है ये हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में एंड खुद को ये रिड्यूस कर लेता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, है ना। ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को इसने वाटर में ऑक्सीडाइज कर दिया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ HNO3। अब मैंने यहाँ पर HNO3 यूज़ किया है। यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो इसीलिए फार्मूले याद करना ज़रूरी है। HNO3 ऑक्सीडाइजेज
हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर and reduces itself to nitrogen oxides। यानी कि इसने क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस हमारी बनी थी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन गैस बनी ही नहीं थी, क्योंकि ये फॉर्मेट हमें यही बताता है कि हमें सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो हमें मिली भी थी। बट जो HNO3 है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को जो है ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर में, और ख़ुद को इसने रिड्यूस कर लिया है किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। तो हमें जो मिल रहा है वो हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो पहले ही वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है ना। तो ये है लफड़ा कि हमारा HNO3 जो है वो हमें हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता है। इसलिए ही नहीं देता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमारा यहाँ पर हमने सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में जान लिया। अब हमारी बारी आती है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज की, जो कि रिएक्ट करते हैं, काफ़ी डाइल्यूट जो है HNO3 से रिएक्ट करते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो हैं आपके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेते हैं, ये जो हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो है रिएक्टिविटी उतनी हाई नहीं होती है ना। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम को मैं यहाँ पर Mg से डिनोट कर रही हूँ, मैग्नीशियम, एंड ये है मैग्नीज, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये जो हैं आपके रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब इसमें से जो मैग्नीशियम होता है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होती है एंड बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है। इसी एक्सोथर्मिक होने की वजह से ही हमें यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस मिल रही होती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, दैट द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी फास्ट, बहुत तेज़ होती है, एंड एक्सोथर्मिक विद डाइल्यूट HNO3, ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर देखा है सोडियम पोटेशियम के बारे में, मैग्नीशियम मैग्नीज के बारे में। अब जो है हम कुछ मेटल्स का जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन में। तो क्या ऑर्डर रहता है वो देख लेते हैं हम। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। तो क्या ऑर्डर रहता है, सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर मैग्नीज, देन हमारा आता है एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आपका आता है आयरन। तो ये जो होता है कुछ ऑर्डर रहता है। सोडियम पोटेशियम तो ऑब्वियस सी बात है वो हाई पे ही होते हैं। हम यहाँ पर मेन इन एलिमेंट्स की, इन मेटल्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए इनमें से एक आपका कॉपर होता है जो कि इतना हीट होता है कि उसने ना ही तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ना ही तो उसने वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड ऑक्साइड बनाता है, बट वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। चाहे आप उसको ठंडा वाटर दो, चाहे आप उसको गर्म पानी दो, चाहे आप उसको स्टीम दो, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके ज़्यादा नखरे हैं। एंड कॉपर जो होता है वो आपका डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। सो नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या रहता है, दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, है ना। कॉपर जो होता है वो आपका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब देखिए ये तो हमारी कुछ रिएक्शंस हो गई, ये तो हमारी जो है कुछ रिएक्शंस हो गई हैं
मेटल एंड एसिड को लेकर। अब यहाँ पर इन रिएक्शंस के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है और ये वर्ड हमारा है एक्वारेजिया। आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। तो आइए हम देखते हैं आखिर ये होता क्या है। क्या है एक्वारेजिया? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। देखिए, एक्वारेजिया जो होता है ये आपका एक लैटिन वर्ड है। लैटिन एक लैंग्वेज होती है जिसमें जो कि एक डेड लैंग्वेज है। ओके, डेड का मतलब है कि वो लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होगी, उसमें अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एक्वारेजिया जो है इट इज़ अ लैटिन वर्ड which means रॉयल वाटर। नाम देख रहे हो पहले? इसका हिंदी में अगर हम इसका इंग्लिश में नेम देखें तो इंग्लिश में इसका मीनिंग निकल के आता है रॉयल वाटर नाम से। यानी कि देखिए यहाँ पर जो एक्वा वर्ड है ये आपका वाटर को डिनोट कर रहा है। एक्वा का मतलब आपका वाटर होता है एंड रेजिया जो है यहाँ पर रॉयल वर्ड को शो कर रहा है। सो ये कहानी है इसकी एक्वारेजिया के नाम की। सो एक्वारेजिया जो है इसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो ये हमारा रॉयल वाटर कहलाता है। अब देखिए एक्वारेजिया होता क्या है यूजुअली। ये जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर। 1 सेकेंड, यहाँ पर लग रहा है कि मैंने एक्वारेजिया के ही बारे में बोला है, तो मैं यहाँ पर ये हटाकर दिस वर्ड इज़ अ लैटिन वर्ड। हाँ, ये सही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्वारेजिया के बारे में। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 concentrated एसिड्स। ओके, यानी कि जो एक्वारेजिया है वो आपका एक तरीके का मिक्सचर है 2 कंसनट्रेटेड एसिड्स का। और वो हमारे एसिड्स कौन कौन से हैं? एक हमारा है नाइट्रिक एसिड एंड एक हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो क्या है? These 2 acids are nitric acid and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड्स जो हैं इनका ये नहीं मतलब होता है कि हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने नाइट्रिक एसिड डाला, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और जो है हमारा एक्वारेजिया का सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये दोनों ही एसिड्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर रेशियो में एक दूसरे में मिक्स करे जाते हैं। ओके, दीज एसिड्स आर मिक्स्ड इनटू अ रेशियो ऑफ 3:1। अब 3:1 से आपको ये समझ जाना चाहिए दैट यहाँ पर जो 3 वाला पार्ट है वो किसका आ रहा है? 3 वाला पार्ट, या मैं बोलूँ तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। ये 3:1। ओके, मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पर। दीज एसिड्स आर मिक्सड इनटू अ रेशियो ऑफ 3:1 रेस्पेक्टिवली फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड HNO3। यानी कि यहाँ पर जो 3 वाला पार्ट है वो आपका HCl का है एंड 1 वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आपका नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का है। तो इनका जो रेशियो रहता है वो आपका 3:1 रहता है। अब जो है हम इसका एक सिंपल सी लाइन में पूरा फॉर्मेट लिख देते हैं जिससे आपको ईज़िली ज़्यादा कुछ इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो एक्वारेजिया is equal to concentrated HCl plus concentrated HNO3 जिनके रेशियो होते हैं 3:1। ये जो है इस रेशियो में जो है
मिक्स हो करके आपको एक्वारेजिया का सॉल्यूशन देते हैं। अब देखिए, एक्वारेजिया हमने बना तो लिया, नाम भी इसका पड़ गया है कि ये जो है रॉयल वाटर है। अब इसका काम क्या है ये रॉयल वाटर, क्यों इसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं? देखिए, एक्वारेजिया जो होता है वो आपका ऐसे मेटल्स जो ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे इसमें आपका गोल्ड एंड प्लैटिनम आ जाता है, जो कि काफ़ी ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि अपने शांत स्वभाव के होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम की तरह बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते हैं। तो ये ऐसे मेटल्स को जो है डिज़ोल्व कर देता है, ये जो है इसमें ये टेंडेंसी होती है। सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्वारेजिया कैन डिज़ोल्व मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, ETC, बट मज़े की बात क्या है, ये है कि ये एक्वारेजिया जो है वो आपका डिज़ोल्व कर देता है गोल्ड और प्लैटिनम को, क्योंकि इसमें ध्यान देना है आपको, याद रखें कि यहाँ पर जो है हमने HCl और HNO3 को मिक्स करा है। बट अगर हम केवल HCl को ले लें या हम केवल HNO3 को ले लें तो ये दोनों ही गोल्ड को एंड प्लैटिनम को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, मतलब कि वो अकेले नहीं कर सकते कुछ भी, उनको साथ आना पड़ेगा। ये होती है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत। तो आप समझ रहे होंगे क्यों बोला जाता है कि 1 और 1 11 होते हैं। तो यहाँ पर इन जगहों पर हमें पावर ऑफ यूनिटी पता चलती है कि ये दोनों एसिड कहने के तो बहुत ही पावरफुल हैं, ऊपर से ये कंसंट्रेटेड हैं, बट ये जो हैं अकेले जो है इन मेटल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट जब ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तब जो है ये इन मेटल्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, बट नाइदर ऑफ दीज एसिड्स, इसको सही से लिखते हैं, नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, यानी कि कोई भी एसिड जो है, ऊपर वाले जो भी ये एसिड्स हैं, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से जो है हमें एक्वारेजिया का नेचर पता चलता है कि एक्वारेजिया का नेचर क्या होता है। अब जब ये मेटल्स को डिज़ोल्व कर रहा है, वो भी ऐसे मेटल्स को जो कि लगभग रिएक्टिविटी में बहुत ही कम होते हैं, जिनका अकेले एसिड्स कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्वारेजिया जो है वो आपका हाईली कोरोसिव होता है। ओके, सो एक्वारेजिया इज हाईली corrosive and fuming, is a highly corrosive and fuming liquid in nature। एक्वारेजिया का जो नेचर होता है वो हाईली कोरोसिव होता है एंड फ्यूमिंग होता है। अब यहाँ पर जो आपका ये फ्यूमिंग है, ये फ्यूमिंग वर्ड क्या मतलब होता है? फ्यूमिंग वर्ड का मतलब होता है कि इसमें जो है आपके वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, सो कंटेन्स वाटर वेपर्स, ऑलराइट। तो इतना ख़तरनाक हो सकता है हमारा एक्वारेजिया, इसीलिए जो है हम इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। देखिए, रॉयल वाटर बोलने के पीछे कुछ चीज़ें ये हैं कि पहला तो ये सोने को गला देता है। भाई, सोना हमारे लिए एक एक्सपेंसिव मेटल है। ओके, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, इससे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एंड प्लैटिनम, ऑफ कोर्स प्लैटिनम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओके, सो ये जो है, ये आपका जो सॉल्यूशन है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल्स के साथ डील करता है, तो इसलिए जो है हम इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। तो ये थी कहानी हमारी एक्वारेजिया की। तो आइए एक बार हम चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पर मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, सॉल्ट दे रहे हैं एंड हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, जिसमें से आपका सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है वो काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करता है। ओके,
एंड यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और HNO3 क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, और ख़ुद को जो है वो रिड्यूस कर लेता है इसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। तो हमें जो चीज़ प्रोडक्ट में मिलती है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं हाइड्रोजन गैस की जगह। बट वहीं अगर हम मैग्नीशियम एंड मैग्नीज की बात करें तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से रिएक्ट कर लेते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, बट जिसमें से मैग्नीशियम जो होता है आपका, उसकी रिएक्शन जो होती है डाइल्यूट HNO3 के साथ काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी एक्जोथर्मिक होती है। अब एक्जोथर्मिक वर्ड का मतलब होता है दैट इट प्रोड्यूसेस हीट, यानी कि हमें प्रोडक्ट के साथ जो है वो हीट भी मिल रही है, यानी कि रिएक्शन में हीट निकल रही है। तो इस हिसाब से अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन में, तो सबसे पहले हमारा आता है मैग्नीशियम, देन आपका आ जाता है एल्यूमिनियम, देन आपका जिंक आता है, देन आपका आयरन आता है। अब वहीं कॉपर जो होता है ये एकदम ढीठ बंदा होता है, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट HCl के साथ, और ना ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, चाहे आप इसको किसी भी टाइप का वाटर दे दो, चाहे आप इसको मतलब ठंडा दो, गर्म दो, या फिर आप इसको भाप ही क्यों ना दे दो। यहाँ पर हमारा एक्वारेजिया आता है जो कि आपका लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रॉयल वाटर। ये मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड एसिड्स का जो कि एक रेशियो में जुड़ते हैं, जो कि रेशियो होता है 3:1, और वो एसिड्स होते हैं आपके कंसनट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फ्रैक्शन होता है वो 3 होता है एंड HNO3 का फ्रैक्शन 1 होता है। ओके, एक्वारेजिया जो होता है वो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी एसिड अकेले ये काम नहीं कर सकता है। सो एक्वारेजिया जो होता है वो हाईली कोरोसिव होता है नेचर में एंड फ्यूमिंग होता है। फ्यूमिंग का मतलब होता है कि उसमें थोड़ी नमी पाई जाती है, नमी रहती है, यानी कि उसमें जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको जो है रॉयल वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है हमारी एक्सपेंसिव मेटल्स के साथ काम करता है। गोल्ड प्लैटिनम जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल इट रॉयल वाटर। तो अब जो है हम जल्दी से अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारी है, हम यहाँ पर मेटल की रिएक्शन कराने वाले हैं और जो बाकी मेटल के सॉल्ट्स होते हैं उनसे। तो हमारा हेडिंग होने वाली है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन। ध्यान रहे हम यहाँ पर सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे, विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारी रिएक्शन होती है मेटल की किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से, ये रिएक्शन जो होती है आपकी कम्प्लीटली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज़ a type of displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वही रिएक्शंस हैं जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले में, केमिकल रिएक्शंस के टाइप में। तो ये वही वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ओके, अब देखिए ये चीज़ तो हमें पता है ना कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो इक्वली रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो जो हैं इक्वली तो रिएक्ट नहीं करते हैं, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो क्या होता है कि जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो क्या हम लिखेंगे दैट रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस less reactive metal from their compounds। अब कंपाउंड्स तक तो हो गया, बट यहाँ पर सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। इन सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म का क्या मतलब होता है कि थोड़ी सी नम। ओके, मॉल्टन फॉर्म
अब ये इसका रीज़न तो हमें पता है ना कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। तो अब हम इसका फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट क्या होगा कि जैसे आपने जो है कोई मेटल लिया है A, उसकी रिएक्शन आपने किसी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, आपने जो है उसकी रिएक्शन किसी मेटल B के सॉल्ट सॉल्यूशन से करा दी। कोई बात नहीं, अभी हम जो है इसका आराम से एग्जाम्पल भी लेंगे, आपको समझ आ जाएगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। ओके, सो मेटल A जो है उसकी रिएक्शन आपने करा दी एक मेटल B के सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कराना है हमें, तो क्या होगा कि मेटल A जो है वो अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा और मेटल B को आज़ाद कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस हमें मेटल B जो है वो आज़ाद हो जाएगा। अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम क्या लेंगे, मान लीजिए आपने जिंक ले लिया और आपने जो है सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये इसको हम एक्वस ले लेते हैं, तो ये जो है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। हाँ, तो जिंक की रिएक्शन जो है आपने कॉपर सल्फेट से करा दी। अब क्या हुआ है कि जिंक जो है इसका सल्फेट लेकर भाग गया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो हमें क्या मिल गया, ZnAsO4 एंड कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर सॉल्ट ऑफ जिंक मिल गया, यहाँ पर जिंक मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, सॉल्ट ऑफ कॉपर था। तो यहाँ पर हुआ ना कि सल्फेट ने भाई कॉपर को धोखा दे दिया, वो चला गया जिंक के साथ और कॉपर अकेला रह गया। तो यही तो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर देखें तो जिंक ने जो है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से इसका सॉल्ट वाला आयन चुरा लिया और यहाँ पर ZnSO4 बना लिया। तो इस टाइप से जो है मेटल्स रिएक्शन करते हैं बाकी मेटल्स के सॉल्ट के साथ, यानी कि जो मेटल आपका रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को जो है डिस्प्लेस कर देगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो छीन लेगा, खुद सॉल्यूशन वो बना लेगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड। थैंक यू, बाय।